नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे युवा से जो सोसाइटी के लिए नायाब काम करते हैं। चलिए उनसे पूछते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जो हमें उनको इंटरव्यू के लिए उनके पास आना पड़ा। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार सर। अभिषेक जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप जो भी काम करते हैं वो सोसाइटी के लिए बड़ा अनोखा है। आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी देखिए, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और सर साथ साथ रिलेशनशिप काउंसलर, रिलेशनशिप कोच भी हूँ। तो मेरा रिलेशनशिप कोच में तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें मैं जो कपल्स में आजकल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे डिवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, जिसमें कि 40% डिवोर्सेस इंडिया में बढ़े हैं, जो कि दिल्ली, पुणे और बेंगलोर में सबसे ज़्यादा है और बाकी जगह भी हैं। तो मैंने इस क्षेत्र में काम किया है और कई हजार लोगों की काउंसलिंग की, कई हजार दंपतियों की। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए सरल भाषा में जी, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको क्या आप करते हैं, किस तरह करते हैं, वो आप हमें बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से आप लोगों के जीवन को संवारते हैं। जी, मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, रिलेशनशिप कोच होने के नाते हमारे पास में जब भी कोई आदमी समस्या लेके आता है, जैसे पत्नी से सामंजस्यता नहीं बन रही है, कोई भी प्रॉब्लम, तो हम पहले क्या करते हैं कि उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन देते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं। उसको मनोवैज्ञानिक आकलन कहा जाता है। उस आकलन में हमें उसका कुछ स्कोर होता है, कुछ उसका रिजल्ट आता है। तो उसको ईमानदारी से सच बोलना होता है। हाँ, ईमानदारी से सच बोलना होता है, लेकिन टेस्ट ही ऐसा डिजाइन किया होता है कि वो झूठ ज्यादा बोल नहीं पाता है। अच्छा। उसमें पकड़, अगर वो झूठ भी बोलेगा तो भी वो एक्सपर्ट का काम है, हमारे जैसे मनोवैज्ञानिकों का काम है कि वो पकड़ लेता है, इंटरप्रेटिव, उसका पूरा एक मैनुअल विवरण रहता है उस हिसाब से कि कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ गलत। जैसे कोई आदमी सब चीजों में गलत आ जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता, या कोई आदमी सब चीजों में अच्छा आ जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। भाई कहीं ना कहीं तो किसी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो इस तरह की शिक्षा आपने कहाँ से ली है? जी, मैंने एमए किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में पुणे यूनिवर्सिटी से। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, फर्गुसन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और पूना में एक प्रतिष्ठित कॉलेज है वाडिया कॉलेज, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और उसके साथ साथ मैंने एक अन्य संस्थान से काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में भी डिग्री ली हुई है। तो इस प्रकार से मेरे पास दो डिग्रियाँ हैं। तो अभिषेक जी, इसका आज के आधुनिक युग में जो आप काम कर रहे हैं जी, क्या महत्व है और कोई क्यों कराए आपसे ऐसा काउंसलिंग? जी बिल्कुल। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि आज से तकरीबन आप 15-20 साल पहले ही कहीं जाइए, पहले शादियां टूटती नहीं थी, ईगो प्रॉब्लम्स नहीं थे इतने, सब लोग सामंजस्यता में रहते थे, एडजस्ट करते थे। अब आजकल क्या हो गया है कि हर कोई, शुरुआत तो बहुत अच्छी तरह से होती है शादी की, सब वो फील गुड फैक्टर होता है, ऑल गुडीज हम कहते हैं, सब अच्छा है। प्रेमी या प्रेमिका में या पत्नी में शुरू के दिनों में कोई कमी दिख ही नहीं रही, कमी अच्छा ही लग रही। लेकिन जब वही लंबे समय तक जाता है तो फिर व्यवहार में प्रॉब्लम्स एक दूसरे की कमी दिखने लगती है। एक दूसरे की कमी दिखने लगती है, और कमी इस हद तक दिखती है। देखिए, कमी दिखना बुरी बात नहीं है, कमी आपको आपके बच्चे में भी दिखती है। 2 बच्चे होंगे, एक बच्चे में कमी ज्यादा होगी, एक बच्चे में कम होगी। हमें ये नहीं कह रहा हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये इस कमी से ऐसा हो जाए कि पूरा परिवार ही विघटित हो जाए, कि कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप बिल्कुल अलग मत हटिए, आप होइए, डिवोर्स लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन यह है कि जहाँ तक हो जिन चीज़ों को आप सुधार सकते हैं उन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो इससे कम से कम तलाक के कुछ हद तक तो केसेस रुकेंगे, या विघटन के केसेस रुकेंगे, जो भी होगा। तो आपका ये जो उपचार जैसा मुद्दा है जी, ये किस तरह से क्रियान्वित होता है? देखिए, एक तो होता है व्यक्तिगत तौर पे काउंसलिंग की जाती है, उनको थेरेपीज होती हैं कुछ, जैसे सोच को बदलने के लिए थेरेपी होती है, व्यवहार को बदलने के लिए बिहेवियरल थेरेपी होती है। तो ये होता है जब व्यक्तिगत तौर पे हमारे पास आता है, एक ये चीज होती है। दूसरी ऑफलाइन है। हाँ, ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन भी हमसे लोग जुड़ सकते हैं। हमारा ये नंबर है 9763248870, इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा एक ईमेल आईडी है abhi.counseling@gmail.com, उस पर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी सारे डिटेल्स आपको वहीं पर जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तब मिलेंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ये हो गया व्यक्तिगत काउंसलिंग की बात, बिल्कुल ठीक। अब प्रश्न आता है कि ग्रुप कोचिंग की, जो कि मैं कर रहा हूँ रिलेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा पकड़ लेते हैं। जैसे आजकल देखा गया सामंजस्यता का इशू, सामंजस्यता
का मुद्दा उठ रहा है। सामंजस्यता होती है कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी कैसा होता है कि जैसे एक लड़का या लड़की डेटिंग पे गए और फिर शादी में मिल रहे हैं, या चलिए उनके पेरेंट्स के द्वारा अरेंज मैरिज भी हो रही है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, दुर्भाग्यवश कहें या क्या कहें कि सिर्फ आर्थिक सामंजस्यता देखी जा रही है। आर्थिक सामंजस्यता बिल्कुल देखनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं। पहली बात, आर्थिक सामंजस्यता देखने के बाद उसको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। प्राथमिकता नहीं देगी, उसको ही प्राथमिकता देके बाकी व्यवहार को साइडलाइन किया जा रहा है। मैं एक ऐसा केस भी जानता हूँ कि जहाँ पर कि लड़का IAS अलाइड सर्विसेज में था, उसको शर्मास पुरानी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अब वो क्या हुआ कि उसकी लड़की से शादी तय हुई, और वो जो है, जो लड़की के माँ बाप को, वो लड़के के माँ बाप बार बार इंसल्ट कर रहे थे, बार बार बेइज्जती कर, दरवाजे बंद कर दे रहे थे। उसकी बात डाउरी का कुछ उनका था कि डाउरी हमें इतनी चाहिए, तो भी वो लड़की के माँ बाप अपना आत्मसम्मान गिरा के बार बार उसके घर जा रहे थे। अंततः वो शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब जब ऐसी चीज़, तो क्या हमें बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन यही हो रहा है। ये बाकी और क्षेत्रों में भी यही देखा गया। तो ये प्राथमिकता नहीं बना है। इस प्राथमिकता के साथ साथ बाकी प्राथमिकताएं भी देखें, व्यवहार की प्राथमिकता देखें, तो उसका कैसा व्यवहार रहता है, माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार है, क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ भी बोल के जा, मतलब असर्टिव, मजबूती नहीं है अपनी बात करने में। तो क्या आपकी कोचिंग जो आप करते हैं उससे व्यक्तित्व में बदलाव आता है? हाँ, व्यवहार और व्यक्तित्व में बिल्कुल बदलाव आता है। अगर आदमी व्यक्तिगत रूप से चाहता है कि मुझे ठीक होना है, कहाँ हम गलत कर रहे हैं। मेरे पास कई कपल ऐसे भी हैं कि हमारी ये चीज़ गलत है और उनको बहुत उसके लिए पछतावा भी है, तो वो सुधारना चाहते हैं कि इस मुद्दे की वजह से हो रहा है, तो हम सुधारने के लिए, तो बिल्कुल उससे आता है बदलाव, 100% बदलाव आता है उनको। वो लोग अगर मोटिवेटेड हैं कि हमें ये बदलना है, ये दोनों। तो अभिषेक जी, आज से कई वर्षों पहले जी जो आप कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं महसूस की जाती। जी जी आज इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? आप इसका मुख्य मुद्दा क्या मानते हैं? देखिए, जरूरत इसलिए महसूस की जाने लगी है आजकल कि पहले क्या होता था कि पहले लोग एडजस्ट करके चलते थे, शायद हमारे पास संसाधन कम थे और ईगो प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो उनमें ये नहीं होता था कि मैं इतना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, तुमसे ज़्यादा कमा रहा हूँ या तुमसे ज़्यादा, तो इसलिए मेरे हिसाब से चलो। आजकल क्या है कि एक माइक्रो मैनेजमेंट, सूक्ष्म तरीके से हम लोग दूसरे को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, व्यवस्था करने की। जैसे हस्बैंड ज़्यादा कमा रहा है तो वो चाहेगा कि वाइफ बिल्कुल मेरी बात सुने, चाहे वो उसको सही लगे या सही है, उसके अनुकूल है या नहीं, ये उसके प्रतिकूल है तो भी वो सुने। लेकिन ऐसा है कि पत्नी की अपनी फीलिंग्स हैं, पत्नी की अपनी वैल्यू। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों को एक सामंजस्यता या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब, नहीं तो फिर आपको दो लोगों का रहना एक छत के नीचे प्रॉब्लम हो जाएगा। आजकल ये हो गया है कि अब ये हो रहा है कि चलिए डिवोर्स तो एक बहुत बड़ा टर्म होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसीडिंग्स, मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लेकिन अब तो ये हो गया है कि अब डिसफंक्शनल फैमिलीज बन रही हैं घरों में। डिसफंक्शनल फैमिली कहना चाहिए कि भावनात्मक लगाव नहीं, सब एक छत के नीचे रह रहे हैं, पैसा कमा के आ रहा है, पत्नी खाना बना के दे रही हो, तो आपकी नौकरानी भी कर सकती है, लेकिन कोई भावनात्मक अटैचमेंट नहीं। बच्चे अपने अलग जा रहे हैं, पति पत्नी अपने अलग जा रहे हैं, बस वो बच्चों की खातिर अपने मीन्स के कारण रह रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को रोकना होगा। इन चीज़ों को अगर मैनेज हो सकती हैं, अगर वो लोग आते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम इस पर वर्क करना चाहते हैं, और ये दोनों को आना पड़ेगा, एक के आने से नहीं होगा। एक को मैं कर दूंगा, एक व्यवहार सुधारेगा, एक के व्यवहार सुधारने से दूसरे का व्यवहार भी सुधरना, जोड़ी के साथ आएंगे तभी हो पाएगा। कभी कभी एक से भी होता है, लेकिन दोनों को करना होगा। आप अच्छा करते जा रहे हो, दूसरा चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये मतलब इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपने बातचीत के दौरान बताया कि आपने कई हजार लोगों की काउंसलिंग की और उसके परिणाम बड़े लाभदायक रहे। जी जी। किस तरह के केसेस आपके पास ज्यादा आते? देखिए, एक तो केस आता है कि जैसे कि वाइफ जो है अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, ये बहुत आता है। ये तो आम बात हो गई। आम बात हो गई। और वो आम बात ऐसी है कि वो जनरेशन गैप है, और फिर वो बस लड़कियों की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको खाना बिल्कुल बनाना नहीं चाहती। अब ऐसा नहीं कि आप नौकर हायर कर लो, जोमेटो का हायर कर लो। जोमेटो, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन बाहर के खाने के अपने हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। तो वो घर के काम, वो कहती है हमें घर का काम करें, तो हम नौकरानी है क्या? तो ये चीज, और आर्थिक संपन्नता है तो मूल्य चुकाने में उन्हें गुरेज भी नहीं है। मूल्य चुकाने में गुरेज नहीं है, लेकिन मूल्य कहाँ तक मूल्य जब तक चुकाओगे, रिश्ते ही खत्म हो जाए, फिर वो मूल्य किस काम का रहेगा? मूल्य कोई काम का नहीं। वो मूल्य उसमें तो फिर आपका मूल्य जीरो है। वो तो आप अकेले रह के भी वही कर रहे थे। आप जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब आप अकेले ही मैनेज कर रहे थे ना। आपको दूसरे आदमी का या दूसरी लेडी का, पत्नी को पति के लिए, पति को पत्नी के लिए, आपको उनके अनुसार थोड़ा सा अपने को अनुकूल बनाना होगा, एडजस्ट करना होगा सरल शब्दों में, तो ही आप
सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ही कोई दाम्पत्य जीवन अच्छा सुखमय हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है लॉन्ग लाइफ में। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम यही आ रही है कि तो आपका ये जो काउंसलिंग है या ये कोचिंग है, ये कोई टेन्योर रहता है, कुछ समय रहता है, या उसकी मतलब जब तक वो ठीक नहीं होते आप उस पर काम करते रहते हैं? हाँ, टेन्योर तो रहता है इंडिविजुअल काउंसलिंग का, जैसे 15-20 सेशन होते हैं काउंसलिंग का, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक काम करते रहते हैं। लेकिन ग्रुप काउंसलिंग में होता है, जैसे कोचिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, इसलिए ग्रुप काउंसलिंग के भी प्रोग्राम होते हैं 15 दिन के, 20 दिन के, वो डिपेंड करता है कि कैसा टॉपिक है, कैसा विषय है, और तो उसके बाद में फिर वो करके फिर उनका असेसमेंट किया जाता है। फिर अगर उस पर भी ठीक नहीं हो पा रहे तो फिर वो मेरे पास में इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन हमें क्या है कि कुछ जो चीज़ें मास को एड्रेस करना है तो हम एक एक इंडिविजुअल को एड्रेस नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने ग्रुप काउंसलिंग भी शुरू किया, ग्रुप कोचिंग भी शुरू किया और ये इंडिविजुअल काउंसलिंग भी शुरू किया। अभिषेक जी, चूंकि आप बड़े शहर में रहे जी, पुणे में, आपने इस तरह की सुविधाएं और सेवाएं दी जी, हैं, जहाँ से बहुत छोटा शहर है, जी। तो आप इसको किस तरह यहाँ पे इनलार्ज करना चाहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो झांसी में भी बहुत आ रही है तालाबों की। अब कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं शुरू में, क्योंकि मैं हर एक से जाके व्यक्तिगत तौर पे नहीं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो जब तो शुदा है। हाँ, तो बिल्कुल, तो जैसे मेरा मोबाइल नंबर मैंने दिया है, तो इस पे लोग मुझसे कांटेक्ट करें तो यहाँ पे वो पहुँच सकते हैं। फिर मैं जल्दी चाह रहा हूँ कि कुछ सेशंस, कुछ जैसे यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, वहाँ पे मैं जाके उनसे कांटेक्ट करूँ और वहाँ पे अपने सेशन लूँ कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं करके। वहाँ पर भी फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स में भी चले जाते हैं, फिर बाद में क्या होता है हमें नहीं पता है। अच्छा, जो आप काउंसलिंग करते हैं जी। ये बात पर्सनल होती है, क्योंकि कई लोग संकोचवश भी नहीं आते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सोसाइटी का भी डर रहता है। जी बिल्कुल, ये काउंसलिंग बिल्कुल पर्सनल होती है। यहाँ तक कि पर्सनल होती है कि हमने जो आपसे, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आप अपनी मानसिक समस्या लेके मेरे पास आए, व्यावहारिक समस्या लेकर आए, ये चीज़ हम अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल मैनुअल एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, APA, उसके अनुसार आप अपने परिवार वालों को भी नहीं बताएं कि क्या हुआ है। वहाँ पे आप भूल जाओ, मेरा कोई हक नहीं है किसी को बताने का। हम जब भी बताते हैं जब बिल्कुल ही सोसाइटी से कोई डेविएट हो रहा है, कोई क्राइम करने जा रहा है या कोई सुसाइड करने जा रहा है, तो फिर भैया हमें एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि फिर गुप्तता रखना उसी के लिए हार्मफुल है या उसके परिवार के लिए हार्मफुल चीज़ होती है, तो तभी हम बताते हैं। नहीं तो वैसे तो ये पूरा बिल्कुल इंडिविजुअल रहता है। और रही बात इसकी, अगर आप काउंसलर के पास गए हो या साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से पागल हो गए, पूरी तरह के पागल का हाँ, लोगों के दिमाग में ये रहता हाँ, है कि ऐसे लोगों को लोग पागल मानने लगते हैं। हाँ, जी जी, तो डर की वजह से वो जी। बचते हैं। जी जी, नहीं, और एक बात और मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा, साइकोलॉजी में या साइकेट्री में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा पागल है। हर एक का एक टर्म, हर एक का कुछ रोग वो है, जैसे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन भी वो है, मेनिया है, वो भी एक टर्म है। ऐसा नहीं है कि पूरा पागल, कुछ ना कुछ तो बीमारी का नाम होगा ना, कुछ कैटेगरी होगी। तो ये बिल्कुल पर्सनल रहता है, किसी को पता नहीं पड़ता जब तक कि हमसे अथॉरिटीज ही नहीं पूछे कि क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे बच्चा आता है तो बच्चे के संग में पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि भाई ये दिक्कत है, नहीं तो फिर वो बच्चे का इलाज कैसे, क्योंकि बच्चा डिसीजन मेकर नहीं है, अभी वो उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए, अपने निर्णय खुद कर पाए ऐसे। इसलिए ये काउंसलिंग बिल्कुल व्यक्तिगत है। जैसे किसी को काउंसलिंग कराना चाहिए, जी, क्या वो खुद भी इस तरह के सिम्टम्स को महसूस करके आपके पास आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, मैं कहता हूँ, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वर होते हैं आप खुद, और फर्स्ट ऑब्जर्वर चलिए आप खुद नहीं तो आपके फैमिली मेंबर्स नियर एंड डियर वंस होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी को आप देख रहे हो कि आपको पता पड़ गया है एक ऑब्जर्वेशन से कि रिलेशनशिप में पति पत्नी में प्रॉब्लम, ये मैंने देखा है केस में, पति पत्नी में प्रॉब्लम, लेकिन जो उन्होंने मुझे खुद अप्रोच नहीं किया तो मैं नहीं बुक कह सकता हूँ ना कि आप आइए। वो कहेंगे कि एवरीथिंग इज फाइन, हमारा सब बढ़िया है, आप क्यों इंटरवीन कर। हम लोग की आदत होती है, लोग पूछते कैसे, तो हम यही कहते हैं सब अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो देखिए, ये नॉर्मल चीज है कि आप मुझसे मिले, आपने कहा सब अच्छा है, आप पूरा बात घर पर नहीं बताएंगे, मैं हूँ एम आई राइट। लेकिन क्या जिनसे हमारा रैपो है आप उनसे भी नहीं पूछ सकते जब तक कि वो खुद नहीं आए, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता बहुत व्यक्तिगत है, माँ बेटे का रिश्ता बहुत व्यक्तिगत है। तो इन चीज़ों में मैं अपना फोकस रिलेशनशिप कोचिंग के ऊपर है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आदमी को खुद रियलाइज होता है कभी कभी कि हाँ ये है, या फिर उसको नहीं होता है तो उसके जो परिवार वाले हैं जो उससे प्यार करते हैं या उसके दोस्त ही हैं तो उनको रियलाइज होता है, तो वो लोग भी लेके आ सकते हैं, वो भी कि ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका क्या कोई इलाज हो सकता है।
तो वो अच्छा, एक चीज और एक सरल भाषा में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल करानी होती है या काउंसलिंग के द्वारा ही हो जाती है? देखिए, ये सारी प्रक्रिया। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। देखिए क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ों में हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ों में दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। दवाइयाँ हमें मुहैया करानी होती है, लेकिन किन चीज़ों में? जैसे आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो अब डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं सोने के लिए। मैं किसी कोई फील्ड को फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि साइकेट्री खराब है, लेकिन ये है कि अब जैसे कोई डिप्रेस्ड है कि उसकी पत्नी से नहीं बन रही है या पत्नी मायके चली गई है बिना बताए छोड़, तो वो अगर वो सो के उठेगा तो उसको वो कॉज तो वही है ना। तो इसमें दवाई क्या काम करेगी? इसमें तो व्यवहार पे काम करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है। वहाँ की वस्तु स्थिति देख के निर्णय लिया जाता है। वस्तु स्थिति देख कर निर्णय लिया जाएगा। वस्तु स्थिति में मुझे ये नहीं लगता है कि दवाई की जरूरत होती है। जैसे एक बंदा है झांसी से वो बैंगलोर चला गया, अब कल्चर का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा एडजस्ट करने, क्योंकि बैंगलोर बहुत बड़ी सिटी है और झांसी थोड़ी सिटी, झांसी में सब लोग हैं शायद 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में सब चीजें मिल जाती हैं। बैंगलोर में नहीं मिल रही, बैंगलोर में सब लोग अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब अपने किसी से किसी को मतलब नहीं है, वो भी 80-90% पॉपुलेशन में। तो अब वो एडजस्ट, अब इसमें दवाई की आवश्यकता नहीं, इसमें ये आवश्यकता है कि उसको कैसे उस नए कल्चर में नए उसमें अडॉप्ट करें, कैसे वो सामंजस्य बिठाए कि उसकी जिंदगी भी चलती रहे, उसको कोई मानसिक तनाव नहीं। क्योंकि नेचुरली जब लड़का या लड़की अपने परिवार से दूर होंगे तो एक भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आजकल जरूर डिजिटल मीडिया से थोड़ा कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमें व्यक्तिगत तौर पर फेस टू फेस बात करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सोशल मीडिया का भी इफेक्ट इन दिनों काफी सर चढ़ के बोल रहा है। जी बिल्कुल। क्या इसका इम्पैक्ट इससे भी जुड़ता है? हाँ देखिए, मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, लेकिन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऐसा नहीं है। आपकी जो दबी हुई भावनाएं होती हैं तो वो देख के वो एग्रावेट होती हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई हस्बैंड को वाइफ पर अत्याचार कर रहा है या कोई मुद्दा अच्छा ले जा रहा है, उसमें देखा, अब उन्होंने कोई वेब सीरीज देखी, उसमें ऐसा बताया गया है कि पत्नी एग्रेसिव हो गई और उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, एकदम वो देवी का रूप उन्होंने रख लिया, या पति ने पत्नी को सबक सिखा दिया, मतलब तो ये क्या हो जाता है, तो उससे फिर होता है कि ये वही गए उसमें, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा हुआ तो मैं भी ऐसा करूंगा। लेकिन ये सोशल मीडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली नहीं है। हमारी फीलिंग्स सोशल मीडिया कितना एक्सेप्ट करते हैं, हम कितना एक्सेप्ट करते हैं। सोशल मीडिया क्या करता है कि जैसे पहले कहा जाता था साहित्य समाज का दर्पण है, आज की तारीख में सोशल मीडिया भी समाज का दर्पण कहा जा सकता है, समाज का दर्पण ही है एक तरह से। आज उसका असर बढ़ गया। आज उसका असर बढ़ गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपकी दबी हुई भावनाएं होती हैं, जो शायद आप बिना सोशल मीडिया के व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो सोशल मीडिया से आपको एक हथियार मिल जाता है कि इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं वो कर लूँगा, सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मैं हासिल कर लूँगा उस चीज़ को। तो हमें सोशल मीडिया को ही दोष इस चीज़ के लिए नहीं देना। सोशल मीडिया से ज़्यादा दोष इसमें एक टर्म होती है पीयर प्रेशर, समान समूह के लोगों का दबाव, वो ज़्यादा है, जो कि हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा पीयर प्रेशर में मत पड़ो, अगर तुम्हारे सब लोग फॉर एग्जांपल सिगरेट या शराब पी रहे हैं तो तुम मत पियो, तुम वैसे नहीं हो। हम अपने बच्चों को कहते ही रहते हैं, नसीहत कॉलेज में कहते रहते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है, मतलब जॉब में भी चला जाता है, तो उसके बाद भी पीयर प्रेशर रहता है, जो शायद बड़े आदमियों को और बड़े व्यक्तियों को रियलाइज नहीं होता है। तो उसमें ये जो पीयर प्रेशर है, ये चीज़ें ज़्यादा बिगाड़ रहा है। जैसे कोई नई बहू आई है, उसने देखा कि उसके घर में आर्थिक संपन्नता नहीं है, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, आर्थिक संपन्नता नहीं, वो अभी तक खुश थी, जैसा भी था सब सही चल रहा था। उसने देखा कि उसके जो ऑफिस के ही कलीग्स हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ें में आ रहे हैं, महंगी कारों में आ रहे हैं, एप्पल आईफोन है हर एक लड़की के पास है उसकी। तो फिर वो घर पे आके कहने लगी कि मुझे भी चाहिए, ताकि एक दूसरे को देखे। और उसमें क्या है कि क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उसको वहाँ पे नीचा देखना पड़ रहा है आर्थिक स्तर की वजह से, इसलिए ये समस्या अब आ रही है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि पीयर प्रेशर, तो हमें पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करना ये भी आना चाहिए। बड़े लोगों के लिए भी सही है और छात्र छात्राओं के लिए भी सही है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बड़े तो अपना मैनेज कर सकते हैं। अगर बड़े लोग जो एडल्ट्स हैं, वो अगर व्यस्त हैं, वो अगर मैनेज कर रहे होते तो फिर रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं थी। रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आर्थिक असमानता, तुम्हारा जो मुझसे ज़्यादा, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये इन अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई, और सारी आर्थिक अपेक्षाएं हैं, सेल्फ सेंटर्ड है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल क्या है कि आजकल एक टर्म चल रही है सोशल मीडिया में बहुत टाइम से, और मैं किसी भी टर्म के अगेंस्ट नहीं, टर्म अपने आप में बहुत अच्छी थी। एक वर्ड चल रहा है नारीवाद, और
मतलब फेमिनिज्म, और आदमियों के लिए चल रहा है मैस्कुलिनिटी, और जो भी सब टर्म्स समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा आजकल हम लोगों को मानवता केंद्रित होना है, मानव केंद्रित होना है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। जहाँ समस्या आ रही है, जो निर्दोष पिस रहा है या पिस रही है, निर्दोष आदमी सफ़र कर रहा है कर रही, तो उसके लिए हमें खड़ा होना है। तो जिसके में काउंसलिंग हेल्प करती है। आप ऐसा नहीं है कि कोई आपने, अगर आपकी दो चीज़ें खराब हैं या दो चीज़ें अच्छी हैं तो आप अच्छे या बुरे आदमी बन गए। ये सोसाइटी की बात नहीं, आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे डील कर रहे हैं उससे, क्योंकि रहना अल्टीमेटली आप लोगों को, अंततः आप लोगों को रहना है सबके साथ में, सोसाइटी परिवार के साथ अंततः आपको रहना है। सोसाइटी में तो आप रह लोगे, सोसाइटी में आप क्या करोगे, 9 to 5 जॉब करके आओगे, फिर तो आपको फिर कौन देख रहा है कि आप घर पे क्या कर रहे हैं, या सवेरे उठ के आप क्या कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। अच्छा अभिषेक जी, एक थोड़ा अटपटा सा सवाल है। जी। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की काउंसलिंग के बारे में लोग इसलिए भी कतराते हैं कि उनको लगता है कि कहीं इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मूल्य तो नहीं चुकाना पड़ेगा। देखिए, मूल्य तो इनको ज़्यादा चुकाना पड़ता है। अभी जैसे यहाँ पे तो मैंने 1,500 रुपये सिर्फ पर सेशन फीस मैंने रखी हुई है हर सत्र के लिए, लेकिन आप वहीं जाएंगे, अभी आप ऑनलाइन दिल्ली और उधर पे देखेंगे, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, झांसी छोटे शहर की बात। हाँ जी, जो नहीं तो मूल्य तो ज़्यादा ही है, 500 रुपये नहीं, 1,500 रुपये पर सेशन मैंने रखा है हर सत्र का। तो इससे हर सेशन का अलग अलग रहता है। हाँ, और हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग रहता है। नहीं, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग नहीं रहता, ये तो हमारा फिक्स रहता है। अच्छा, दूसरा ये भी मैं पूछना चाहूँगा एक दर्शक की तरह कि इसमें कहीं किसी की आर्थिक विपन्नताएं हैं, मुश्किलें हैं, और फिर भी वो आपके साथ काउंसलिंग की सुविधा लेना चाहता है, तो क्या उसको आप छोटा मोटी रियायत भी कर देते हैं? हाँ, रियायत कर देंगे अगर उसकी परिस्थितियों को हाँ, उसकी परिस्थितियों को देखे, बस ये एक बार वो हो जाए, वेरीफाई हो जाए, समझ में आ जाए कि सचमुच उसको जरूरत है और वो कर नहीं पा रहा। हाँ, सच में उसको जरूरत है, क्योंकि देखिए फ्रॉड हर जगह हो रहा है, तो उसके बाद में तो उसको तो रियायत बिल्कुल दे देंगे। अगर वो गरीब है, आना चाहे ना, तो उसको रियायत बिल्कुल देंगे, क्योंकि भाई मानवता तो सब में होनी चाहिए। जब हम मानवता की बात कर रहे हैं तो क्यों हम मानवता क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मानवता ऐसी भी नहीं करेंगे कि दूसरे। तो ये थे अभिषेक दुबे, जो अपने सारे क्रिएशन की बात और अपनी काउंसलिंग की बात खुलकर बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। जी। बंजारा बीट से बात करने के लिए अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।